तो आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस मतलब कि कार्य जहां पर कंटिन्यू रहता है, कार्य जहां पर जारी रहता है, मतलब कि कार्य कंटिन्यू रहता है, इसीलिए इसका नाम है कंटीन्यूअस। प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान समय में कार्य जारी रहेगा, और कार्य जब जारी रहेगा तो यानी कार्य हो रहा होगा। तो हिंदी वाक्य के अंत में से क्या दिखेगा आपको? रहा है, रही है, रहे हैं, या रही हूं, या रहे रहे, मतलब इस तरह से लास्ट में आपको हिंदी के देखने को मिल सकता है। अगर इस तरह से अगर आपको देखने को मिलता है तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जब आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो आपको फिर नियम याद करना होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अनुवाद बनाने के लिए हमको किस नियम का पालन करना होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अनुवाद अगर बनाना है तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा। किसी भी टेंस में अनुवाद बनाने से पहले प्रायः सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, यानी कर्ता ही लिखा जाता है, जो कार्य करने वाला होता है, जिस पर पूरा वाक्य टिका होता है, उसको अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम इज या एम या आर, तीनों में से कोई एक। अब तीनों में से कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा प्रयोग करना है? तो अगर ही, सी, इट, दिस, दैट यानी सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन का अगर होगा, ही, सी, इट, दिस, दैट या सिंगुलर नंबर का अगर कर्ता होगा यानी सब्जेक्ट होगा तो हम वहां पर इज लगाएंगे। वी, यू, दे, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर का अगर सब्जेक्ट होगा, प्लूरल नंबर का अगर कर्ता होगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। और आई के साथ में हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उस वाक्य में देखेंगे कि क्रिया यानी कि काम कौन सा हो रहा है ना। तो जो क्रिया होगी, क्रिया लिखने के बाद में उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कर्म का प्रयोग करेंगे। अगर उसके बाद कुछ और बचता है तो लिख देंगे, नहीं तो फिर आपका ट्रांसलेशन वो सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे इधर आइए हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है राम घर जा रहा है। तो देखिए राम के घर जाने का कार्य भी क्या है? कंटिन्यू है कि जारी है, मतलब राम भी जारी रहा, पूरा नहीं हुआ है। तो हमें पता चल गया कि भाई कार्य कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब कंटिन्यूअस टेंस होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है राम, कर्ता है राम। उसके बाद हम जानते हैं कि राम यानी किसी का नाम है, और किसी का नाम जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है, यानी कि एक वचन है। लेकिन अगर दो लोगों का नाम एक साथ में जुड़ेगा तो बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा जब चीजें होती हैं तो आप प्लूरल नंबर हो जाता है। तो राम सिंगुलर नंबर एक वचन है, तो यहाँ पर हम इसके साथ में इज लगाते हैं। काम कौन सा होगा? जाने का। जाने की अंग्रेजी होती है गो, उसमें क्या कर देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ को जा रहा है? घर को जा रहा है, यानी टू गो। आपका ट्रांसलेशन बन गया। बहुत ही स्थिर तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है सरिता किताब पढ़ रही है। तो इसमें सरिता क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता है, कार्य करने वाली। तो सरिता काम कर रही है ना, सरिता ही तो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सरिता को लिखते हैं। अब सरिता भी सिंगुलर नंबर का है, यानी कि एक वचन का है। तो एक वचन का है तो हम इसमें क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। फिर काम कौन सा कर रही है? सरिता पढ़ने का काम कर रही है। जो काम कर रही है ना वो क्या है? वर्ब है। तो वर्ब यानी कि रीड, और उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, क्योंकि कार्य जारी है, कार्य हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। किस चीज को पढ़ रही है? पुस्तक को पढ़ रही है, यानी बुक को पढ़ रही है। तो बुक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कर्म हो जाएगा द बुक। आपका ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से अन्य एग्जाम्पल भी आप बना सकते हैं। हम उदाहरण भी, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइए। अगला देखते हैं निगेटिव सेंटेंस होता है। इसी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो निगेटिव मतलब समझते हैं कि जहां पर ना या नहीं की बात की जाए तो उसको कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल सिंपल है। इसलिए क्या करते हैं? बीच में सिर्फ नॉट जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज, एम या आर लिखते हैं, फिर बीच में नॉट जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में वर्ब में फिर आईएनजी जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट। यानी जिधर आप बना रहे थे इधर उसी तरीके से सेम ये भी है, बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो इसमें वे हो जाएगा सब्जेक्ट, वे की अंग्रेजी होती है दे,
और आप जानते ही हैं कि वे जो है वो क्या है, प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। घोड़ा घास नहीं चल रहा है, घोड़ा घास नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, घोड़ा, घोड़ा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी कि कर्ता होगा, कार्य करने वाला होगा। सब्जेक्ट ही मैंने सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट यानी हॉर्स। उसके बाद घोड़ा सिंगुलर नंबर है, घोड़े होता तो प्लूरल हो जाता, तो हॉर्स हो जाता। घोड़े होता तो क्या हो जाता, घोड़े होता तो क्या हो जाता, द हॉर्स हो जाता, यानी यहाँ पर आर हो जाता, क्या हो जाता आर, लेकिन यहाँ अकेला घोड़ा है, इज हो जाएगा, द हॉर्स इज। उसके बाद नहीं लगा है तो नॉट हो जाएगा, तो द हॉर्स इज नॉट। और वर्ब इसमें क्रिया क्या हो रही है, चरने का काम कर रहा है, घास को चरने का काम कर रहा है। तो चरने की जो ग्रेज होती है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद टर्न यानी ऑब्जेक्ट है घास यानी ग्रास, तो हो जाएगा द हॉर्स इज नॉट ग्रेजिंग द ग्रास। बिल्कुल सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बताइएगा। फिर अगला देखते हैं, वो किताब नहीं पढ़ रही है, वाह, यानी कि नहीं पढ़ रही। तो यहाँ पता चल रहा है कि किसी स्त्रीलिंग के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। सी जो होगी वो क्या होगी, सब्जेक्ट होगी, यानी कर्ता होगी। तो सी इज, सी सिंगुलर नंबर तो इज लगेगा, बीच में नहीं लगा देंगे, रीड में आईएनजी लगाएंगे। तो सी इज नॉट रीडिंग, अब क्या आगे, पुस्तक यानी कि बुक यानी किताब, तो द बुक हो जाएगा। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंडर में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यानी प्रश्नसूचक वाक्य, इसमें क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, किसी से कुछ पूछा जाता है। प्रश्न करने के जो तरीके होते हैं उसमें भी दो तरह के होता है। एक ऐसा प्रश्न किया जाता है कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड से ही बात की शुरुआत होती है ना। जैसे हम तुमसे पूछे क्या खाना खाकर आए हो, ये भी एक क्वेश्चन प्रश्नसूचक वाक्य है। और हम पूछें कि तुम खाना क्यों खाकर आए हो, हैं? या हम पूछे क्या तुम स्कूल गए थे, हैं? और मान लीजिए छुट्टी वाला दिन है तो हम पूछे तुम स्कूल क्यों गए थे। दोनों में प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन दोनों में प्रश्नसूचक अलग अलग जगह पर प्रयोग किए जा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य की शुरुआत में ही आ जाए, क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के शुरुआत में ही आ जाए तो हमें उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं बनाना, बल्कि क्या करना है कि जो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं बनाना है, बल्कि उस वाक्य में प्रयोग होने वाले इज या एम या आर, या तो इज प्रयोग होगा, या तो एम प्रयोग होगा, या तो आर प्रयोग होगा। तो इज एम या आर को सबसे पहले क्या कर देते हैं, उसी को लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस वाक्य में प्रयोग होने वाला जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसको लिखते हैं। और उसके बाद जो उसमें काम हो रहा होता है, जो वर्क हो रहा होता है, यानी जो क्रिया हो रही होती है, उसको लिखने के बाद में उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलते हैं, नहीं तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है ना। तो जैसे देखते हैं, क्या तुम पढ़ रहे हो, पूछा जा रहा है क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या वाक्य की शुरुआत में आया। अब वैसे तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, लेकिन यहाँ पर आपको व्हाट नहीं लगाना है, बल्कि उस वाक्य में प्रयोग हो रहे इज एम या आर को, जैसे आर का प्रयोग हो रहा है तो आर को सबसे पहले लिखिए, आर फिर सब्जेक्ट यानी तुम यानी कि यू आर को लगाएंगे क्योंकि यू जो है वो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। तो आर यू फिर पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए जो रीड होती है उसमें आईएनजी जोड़ दिए, आर यू रीडिंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये ट्रांसलेशन आपका बन गया। इसी तरीके से क्या हुआ, खाना खा रही, क्या हुआ, खाना खा रहा, पुल्लिंग है ना, खा रही है, रही होता तो सी हो जाता, लेकिन रहा है यहाँ पर ही होगा। तो ही के पहले हम इज लगाएंगे क्योंकि ही के साथ में इज का प्रयोग होता है, ही के साथ में इज का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम इज को बाहर करते हैं, इज ही, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी ईट, इसमें क्या लगाएंगे आईएनजी, इज ही ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन यानी कि खाना यानी कि फूड, तो द फूड हो जाएगा।
उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरीके से ये ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा। अगला है ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर इज या एम या आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता का प्रयोग करते हैं जो उस वाक्य में कार्य करने वाला होता है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा तुम क्यों रो रहे हो, तो क्यों वाक्य के बीच में आया ना, शुरुआत में तो आया नहीं, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी हम बना देते हैं क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। फिर उसके बाद यू है, यू के साथ में आर रखता है, तो यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर इज एंड आर में से यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा, तो व्हाई आर, फिर सब्जेक्ट है यू, तो व्हाई आर यू, फिर उसके बाद में फिर क्या, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, व्हाई आर यू, सब्जेक्ट के बाद में फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि वीपिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगला है वो क्या खा रही है, वो क्या खा रही है, क्या वाक्य की शुरुआत में आता तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाना पड़ता, लेकिन वाक्य के बीच में है ना क्या, तो सबसे पहले हमको क्या की अंग्रेजी बनानी पड़ेगी, क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे इज एंड या आर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर इज हो जाएगा, व्हाट इज सी, अब सी है तभी तो इज यहाँ लगेगा, तो व्हाट इज सी ईटिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, ईटिंग, व्हाट इज सी ईटिंग, वो क्या खा रही है, ठीक है ना। चलिए आप लोग